बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सैयद सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। व्यूअर्स, एवेन्यू मार्केटिंग पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर का एक ऐसा इदारा जो पिछले कई सालों से अपने पाकिस्तानियों की रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर रहनुमाई में मसरूफ़ है। हम आपके लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स भी लेकर आते रहते हैं और रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से जो अहम ख़बरें होती हैं वो भी आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है उसका ताल्लुक़ एक ख़बर से भी आप कह सकते हैं और एक पेशन गोई से भी आप कह सकते हैं कि जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर आने जा रहा हूं। और इस पेशन गोई के बाद हो सकता है कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है उसके दिन बदल जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो रियल इस्टेट सेक्टर जो है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ज़वाल पजीर है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो का सामना कर रहा है, उसके अंदर कुछ बेहतरी नज़र आना शुरू हो, बल्कि कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आना शुरू हो। तो तफसीलात की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। व्यूअर्स, ख़बर कुछ यूँ है कि थोड़ा सा मैं आपको इसके बैकग्राउंड से लेकर चलता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में ये मामला शुरू हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो अपने अखराजात चलाने के लिए स्टेट बैंक से लोन लिया करती थी, और उसको जो है वो ट्रेजरी बिल के नाम से, एक टी बिल्स होते हैं उनके नाम से एक चीज़ दिया करती थी, जो कि एक मुआहिदा, एक वादा होता है कि जी इतने अरसे के बाद हम आपको ये पैसे वापस कर देंगे विद प्रॉफिट्स। तो IMF ने जो है वो पाबंदी लगाई और उसने कहा कि जी अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टेट बैंक से ये लोन्स नहीं लेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया कि स्टेट बैंक की जगह उन्होंने कमर्शियल बैंक्स के साथ कमर्शियल बैंक से लोन्स लेना शुरू कर दिए। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो स्टेट बैंक की तरह एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट अपने पास नहीं रखते, तो मुख्तलिफ बैंक से मुख्तलिफ उसमें उन्होंने लोन्स लिए। और ऑब्वियस सी बात है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो उनके पास चूँकि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, तो उन कमर्शियल बैंक्स ने जो है वो स्टेट बैंक से लोन लिया। और जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंक्स को ट्रेजरी बिल्स दिए, तो उसी तरह उन्होंने उन्हीं ट्रेजरी बिल्स को स्टेट बैंक के अंदर जमा कराकर और उसको ज़मानत के तौर पर जमा कराया और स्टेट बैंक से उन्होंने लोन लिया। और ये इस तरह से एक साइकिल चलना शुरू हुआ इमरान खान साहब के दौर में। और जो गवर्नमेंट है, चूँकि उसने अपने अखराजात कम नहीं किए और टैक्सेस जो है वो, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सही तरीक़ेकार भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्सेस जमा भी नहीं होते, जो अखराजात हैं उससे बहुत कम टैक्सेस जमा होते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है मुख्तलिफ़ इदारों से, मुख्तलिफ़ जगहों से। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्टेट बैंक से लेती थी, जिस पे IMF ने पाबंदी लगा दी। तो अब वो लोन जो है वो कमर्शियल बैंक से लिए जा रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पाबंदी लगाई हुई थी कमर्शियल बैंक्स पर कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो 50% अपना जो भी उनके पास अमाउंट मौजूद है उसका 50% जो है वो लोकल मार्केट के अंदर लोन देंगे, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो स्टेट बैंक को या वो किसी और दूसरे इदारे को या गवर्नमेंट को वो दे सकते हैं। लेकिन चूँकि ये एक बहुत ज़्यादा आसान ईज़ी अर्न मनी थी उनके लिए कि गवर्नमेंट को पैसे देना, गवर्नमेंट से ट्रेजरी बिल्स ले लेना और उसके बाद वही ट्रेजरी बिल्स जो है वो ज़मानत के तौर पे स्टेट बैंक को देना और स्टेट बैंक से लोन ले लेना। तो होता ये था कि स्टेट बैंक से मिसाल के तौर पे 5% के ऊपर लोन लिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो 6%, 6.5% के ऊपर लोन दे दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं कमर्शियल बैंक्स के वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए और उनको जो लोकल मार्केट है उसमें लोन्स देने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। लेकिन गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगाई हुई थी कि 50% जो है वो एटलीस्ट आपने लोकल मार्केट के अंदर लोन्स देने, लोगों को लोन्स देने, जैसे हाउस लोन्स होते हैं, कार लोन्स होते हैं, मुख्तलिफ और दूसरे लोन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है पब्लिक को, ताकि पब्लिक के अंदर भी जो है वो पैसे की रोलिंग चलती रहे। लेकिन चूँकि ईजी अर्न मनी कमर्शियल बैंक्स को नज़र आई, तो उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट को लोन दिया और वहीं से वो सीधा सीधा मुनाफा कमाते रहे। 2023 के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया कि एक टैक्स उनके ऊपर अप्लाई कर दिया
कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50% से कम आप पे करते हैं तो आपके ऊपर 50% टैक्स लग जाएगा जो भी आपका प्रॉफिट होगा, और अगर आप 40% से नीचे आ जाते हैं तो फिर वो 55% पे चला जाएगा। और इस तरह से ये टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंक्स के ऊपर बढ़ाना शुरू किए। तो इसके ऊपर 2023 में तो कमर्शियल बैंक्स ने स्टे ले लिया था, लेकिन 2024 के अंदर जो है वो जो नया बजट आया उसके अंदर उसको दोबारा से अप्लाई कर दिया गया। और अब तकरीबन आप ऐसे समझ लें कि जो टैक्सेस नॉर्मली 50% नॉर्मल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को लोन देने के बाद उनको देने पड़ते थे, उससे कोई 15% के करीब एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उनको देना पड़ेगा। और इसी वजह से अभी कुछ अरसे पहले शायद आप लोगों की किसी की नज़र से गुजरा हो कि जो कमर्शियल बैंक्स थे उन्होंने कार लोन्स बहुत ही कम इंटरेस्ट के ऊपर देना शुरू कर दिए थे, और थोड़े से और मुख्तलिफ लोन्स भी। लेकिन चूँकि इस वक्त मुल्क के हालात और जो हमारे फाइनेंशियल सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों ने लोन्स लिए नहीं, जिसकी वजह से जो थ्रेशोल्ड था, जो लिमिट थी जो 50% की, वो कमर्शियल बैंक्स पूरी नहीं कर सके। और चूंकि वो पूरी नहीं हुई और इस दिसंबर में उन्होंने जो टैक्सेस हैं वो पे करने हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो उन्होंने अब ये शुरू किया है कि जो ऐसे कस्टमर्स हैं, जो ऐसे डिपॉजिटर्स हैं जिनके अकाउंट में 1 बिलियन से 5 बिलियन तक का अमाउंट है, यानी 1 अरब रुपए से 5 अरब रुपए तक का या इससे ज़्यादा का अमाउंट है, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्जेस, एक एक्स्ट्रा फ़ी उन्होंने अप्लाई कर दी है। और उनसे कहा है कि अगर ये दिसंबर के महीने में किसी के भी अकाउंट में 1 अरब रुपए से ज़्यादा का अमाउंट होगा तो उसको ये एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी होगी। और वो एक्स्ट्रा फ़ी जो है वो 5% पर मंथ उन्होंने रखी है। यानी किसी बैंक का 1 बिलियन रुपए का हिसाब किताब है, किसी ने 1 बिलियन की लिमिट रखी है, किसी ने 3 बिलियन की रखी है, किसी ने 5 बिलियन की रखी है या उससे ज़्यादा की। और इसके ऊपर वो 5% और 6% बैंक चार्जेस के तौर पे पर मंथ उनसे लेंगे। यानी कि मंथ एंड पे जो भी उनका जो है वो अमाउंट होगा अकाउंट के अंदर, क्लोजिंग अकाउंट अमाउंट होगा, उसके ऊपर वो 5% और 6% पर मंथ चार्ज करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ज़्यादती है कमर्शियल बैंक्स की। हालांकि जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है स्टेट बैंक, उसको इस चीज़ को देखना चाहिए, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पर कोई ख़ास बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े कहना चाहिए मगरमच्छ हैं, उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस सिनेरियो में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो बड़े मगरमच्छ हैं, तो ऑब्वियसली उनको ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी हम बात कर रहे हैं उनसे और ये कर रहे हैं। लेकिन जो लुब्बे लुबाब है इस बात का, जो क्या कहते हैं एंड रिज़ल्ट है, वो ये है कि जिन लोगों के पास 1 अरब से 5 अरब रुपए तक के अकाउंट्स हैं उनको पर मंथ 5% और 6% एक बैंक ड्यूटी चार्ज की जाएगी, बैंक चार्जेस उनको चार्ज किए जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब ये होगा कि कोई भी अपने अकाउंट्स के अंदर 1 बिलियन से 5 बिलियन या इससे ज़्यादा का अमाउंट नहीं रखेगा मंथ एंड में और उसको निकालेगा। अब जब कोई भी ऐसा बंदा जिसके अकाउंट में 1 बिलियन या 5 बिलियन रुपए रखे हुए हैं और वो अपने अकाउंट्स में से पैसे निकालेंगे तो उसको वो करेंगे क्या? ऑब्वियसली अगर वो कैश के अंदर रखते हैं अपने पास तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है। बहुत सारे दूसरे सिनेरियोज़ हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे सेफेस्ट जो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि ऑब्वियसली उस पैसे को निकाल के अब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि ये पैसा शायद पाकिस्तान से बाहर चला जाए, लेकिन वक्ती तौर पर इसको ऐसा किया ज़रूर किया जा सकता है कि इसको बाहर ले जाएंगे वो। लेकिन ऑब्वियसली इवेंचुअली जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के बिज़नेसमैन हैं, ऑब्वियसली बात है जिनके बाहर बिज़नेस नहीं है और उनके पास 1 बिलियन से 5 बिलियन तक का अमाउंट पड़ा हुआ है, वो अपने पैसा जो है वो यहीं कहीं इन्वेस्ट करेंगे। और जब ये इतनी बड़ी अमाउंट्स जो हैं वो जब बैंक से निकलेंगी तो या तो वो गोल्ड में जाएंगी या वो स्टॉक में जाएंगी या फिर वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आएंगी।
और पाकिस्तान के अंदर जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर जब बूम करता है, जब ऊपर जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स और बहुत ज़्यादा मुनाफा देता है बनिस्बत गोल्ड के या स्टॉक के या कोई सा भी बिज़नेस हो, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर होता है। तो इसलिए जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसके अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि लोगों का पैसा उस जगह के ऊपर इन्वेस्ट होगा। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, ऑब्वियसली इससे बहुत से लोगों को इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती जो है वो तज्ज़िया यही है कि ये पैसा जो निकलेगा बैंक्स में से, ऑब्वियसली कोई भी पर मंथ 5% अपना नहीं कटवाएगा उस अमाउंट का। ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी ने सेविंग अकाउंट में भी डाला हुआ होगा तो वो बहुत से बहुत 18-20% सालाना कमा रहा होगा, और अगर वो मंथली 5% कटवाएगा तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली बात है कि कोई 50-60% जो है वो उसका अमाउंट कट जाएगा इस सिनेरियो के हिसाब से साल का पूरा। तो ऑब्वियसली बात है कि लोग वहाँ से अपना पैसा निकालेंगे और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो जो ज़्यादातर मुझे नज़र आ रही है वो रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर होगी। और रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो इस क्या कहते हैं सिनेरियो में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है, बेहतरी की तरफ जा सकता है। हो सकता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बेहतर हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को थोड़ा सा रिलीफ भी देंगे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो है वो कुछ रिफॉर्म्स भी लेकर आएंगे ताकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बेहतर बनाया जा सके। तो ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ आप जाएंगे। फाइनेंशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुछ थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, क्योंकि IMF के लोन्स वगैरह भी मिल गए हैं और IMF प्रोग्राम जो है वो चल चुका है। इसके अलावा जो हालात इस वक्त मुल्क के नज़र आ रहे हैं वो इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि शायद हम एक ब्रेक थ्रू पे पहुंच चुके हैं। हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड्स की तरफ नहीं हैं, हम मज़ीद ख़राबी की तरफ नहीं जा रहे, शायद हम रुक गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि उम्मीद की जा सकती है कि अब हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो और अगर हम बेहतरी की तरफ जाएंगे और रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो रियल इस्टेट सेक्टर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर जो है वो अपना पैसा लगाया हुआ है, उनके लिए ये एक अच्छी खबर, एक अच्छा जो है वो सिनेरियो हो सकता है उन लोगों के लिए। इस वक्त प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत कम है। किसी भी पाकिस्तान के आप शहर में किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ जो आज से 2-3 साल पहले थी उससे कम नज़र आएगी। लेकिन ये बात याद रखें कि प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ कभी भी ऐसा नहीं होता कि कम होकर कम ही रह जाएं और जो है वो मज़ीद बढ़े नहीं। जब अच्छे हालात आते हैं तो जिन जगहों की वैल्यूज़ कम हुई होती हैं वो अपना जो गैप होता है उसको बहुत जल्दी, बहुत इंस्टेंटली कवर करते हैं। तो ये जो इंस्टेंटली कवर होने वाला गैप है ये उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगा जिस टाइम पे मार्केट के अंदर थोड़ी सी भी हलचल हुई और मार्केट के अंदर थोड़ी सी भी जो है वो आपको तेज़ी नज़र आई। उसी वक्त वो गैप जो कि रुका हुआ था, वो बलून जो कि जिसमें हवा भर रही थी सिर्फ, वो बलून फटेगा और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके चार्जेस आपको, जिनके प्राइसेस आपको इस वक्त कम नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हाइप पे चले जाएंगे। चूँकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का मैंने आपसे ज़िक्र किया, तो जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वो इतना ज़्यादा महंगा है, तो इस वजह से बहुत सारे जो है वो बिल्डर्स और डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त बस सिर्फ इस फ़िराक में बैठे हैं कि किसी तरह से कुछ हालात बेहतर हों तो हम अपने प्रॉफिट्स और अपनी जो कॉस्टिंग है उसको बेहतर बना सकें और अपने चार्जेस को, अपने प्राइसेस को जो है वो ऊपर लेके जा सकें, जो कि अभी वो नहीं ले जा पा रहे। तो जैसे ही मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो पैसे हैं, जो कि मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये जब रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर आएंगे ये अरबों खरबों रुपए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पैसों की कमी नहीं है। लोग होल्ड करके बैठ जाते हैं, जिस तरह से लोगों ने बैंक्स के अंदर पैसे अपने रख के होल्ड किए हुए होंगे और उससे वो अपने डिविडेंड्स, अपने प्रॉफिट्स वो कमा रहे होंगे और उससे खा रहे होंगे। लेकिन जब इस तरह के चार्जेस अप्लाई होंगे तो फिर वो फौरी तौर पर वहाँ से पैसे निकालेंगे और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। और जब रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो ये ऐसा टाइम है कि अगर आपके पास कुछ पैसे मौजूद हैं, आपके पास कुछ रकम मौजूद है जो कि आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर आप नहीं ले जाना चाहते,
तो रियल इस्टेट सेक्टर इस वक्त सबसे अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। साल हो सकता है लग जाए, 1.5 साल हो सकता है लग जाए, 2 साल हो सकता है लग जाए, लेकिन उसके बाद जो बूस्ट आएगा, जो कि हमेशा आता है, जो कि 2016-17 में आया था, फिर उसके बाद 2021 में एक दफ़ा बूस्ट आया था, इससे पहले 2008-9 के अंदर एक हमने चेंज देखा था रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर। तो ये बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जिसमें अचानक से बूस्ट आता है। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर कराची के अंदर स्कीम 33 में रहता हूँ। स्कीम 33 2016-17 से पहले एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर कोई भी गरीब आदमी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकता था, प्लॉट ले सकता था। 12-15 लाख रुपए में 120 यानी 5 मरले का प्लॉट आपको आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब अगर आप वहाँ पर जाते हैं, कितना टाइम 2016-17 से अगर आप लगाएं तो 7-8 साल गुजरे हैं। लेकिन ये 7-8 साल में भी मैं आपको बता दूं कि आज से तकरीबन 6 साल पहले ही ये प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे। इस वक्त स्कीम 33 में 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए का 5 मरला यानी 120 गज का प्लॉट आपको मिलता है। खाली मकान का तो सवाल ही नहीं है कि वो इतने में मिल सके। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो अचानक बूस्ट आया 2015 तक, जो जिन प्लॉट्स की प्राइसेस 15 लाख रुपए थी और 2017-18 में आते आते उनकी प्राइसेस 80-90 लाख रुपए चली गई, तो ये 500-600% है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसी तरह रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट आएगा और जिन जगहों की प्राइसेस रुकी हुई हैं वो अचानक से इसी तरह 300, 400, 500% जो है वो इंक्रीज़ होंगी। और जिन लोगों ने आज के दौर में इन्वेस्टमेंट की होगी वो उस नए दौर में, उस अच्छे वक्त में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों की मुझसे कोई मुख्तलिफ राय हो या मेरी किसी बात में आपको कोई कमी नज़र आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शोएब सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।